हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज द हिंदू की जगह पे एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। कल से द हिंदू एडिटोरियल की क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी। आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, बैंकिंग एसएससी के मेंस लेवल का एक क्लोज टेस्ट सेट करेंगे। मेंस का नहीं, एक्चुअल में ये प्रीलिम्स से थोड़ा सा ऊपर है और मेंस के कुछ आसपास के लेवल का पेपर है। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आज की क्लास में सीखेंगे। तो छोटी सी क्लास है, आधे घंटे की, मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करना। साथ ही ये क्लास पार्ट है हमारे एसएससी बैंकिंग कोर्स का, जो कि अपनी ऐप पे अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज का फ़ायदा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारा सिलेबस एसएससी बैंकिंग का इन कोर्सेज में कवर करवाया जाता है। एसएससी बैंकिंग कोर्स के साथ में आपको राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर। इस कूपन कोड के साथ में इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आज गणेश चतुर्थी के मौके पे 31 अगस्त तक 12 महीने की जगह 14 महीने की वैलिडिटी हो चुकी है कोर्सेज में। ज़रूर से फ़ायदा ले लेना। 2 महीने की एडिशनल वैलिडिटी उसी प्राइस के अंदर विद डिस्काउंट्स। ऐप का लिंक मिलेगा आपको फर्स्ट कमेंट में, जाके ज़रूर से डाउनलोड करें। चलिए, कह रहा देयर इज़ अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च अबाउट द फैक्टर्स दैट मेक अ कंपनी इनोवेट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लो क्योंकि इससे कॉन्टेक्स्ट बनेगा क्लोज टेस्ट में कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है एक बहुत ही कंसीडरेबल का मतलब क्या होता है, साइजेबल, जानते हो ना, जिसको कंसीडर करना पड़े, जो नोटिसिएबल हो, जो बहुत छोटी ना हो। कह रहा है एक बहुत बड़ी, है ना, जो बहुत छोटी नहीं है मतलब बहुत बड़ी, एक बड़ी अमाउंट ऑफ रिसर्च है उन फैक्टर्स के बारे में, उन रीजंस के बारे में जो बनाते हैं, मेक करते हैं और क्या करते हैं, एक कंपनी को इनोवेट। यहाँ पे मेक को पॉजिटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है। मेक समवन डू यानी बेस फॉर्म समथिंग, किसी से कोई काम करवाना, है ना। मैंने आपसे पानी मंगवाया, आई मेड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। गब्बर ने बसंती को नचवाया तो गब्बर मेड बसंती डांस। वैसे ही वो फैक्टर्स हैं जो मेक करते हैं एक कंपनी को इनोवेट, जो एक कंपनी से इनोवेशन करवाते हैं, कुछ नया सोचने पे कंपनी को मजबूर करते हैं। आगे बात समझ में, चलो। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कंसीडरेबल रिसर्च है इस बारे में कि जो कंपनियां इनोवेट करती हैं उनके पीछे कुछ खास रीजंस होते हैं। इनोवेशन का मतलब होता है नई सोचना, है ना, कुछ नया करना। कह रहा सो इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। अब यहाँ पे कुछ डालोगे, टू इनोवेशन। तो कह रहा है इसलिए क्या ये पॉसिबल है कि एक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके, जो देखो, पॉसिबल टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, क्या ये पॉसिबल है? और एनवायरनमेंट कौन सा, जो इनोवेशन के लिए इस प्रकार का हो। अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, सही वर्ड को चूज करना है, ठीक है। देखो वर्ड्स अपने पास इंसेंटिव, बूस्ट, कंड्यूसिव, फैसिलिटेट और एम्पिटस। अगर आप मीनिंग जाते हो तो मीनिंग से जाओ, नहीं तो पार्ट ऑफ स्पीच से निकाल लो, बड़ा इजीली इसको कर सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच वही निकाल पाएगा जिसकी बेसिक क्लियर है, जिसको बेसिक क्लियर नहीं हो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं निकाल पाएगा। मैं मीनिंग भी बता देता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच भी बता देता हूँ, ठीक है। इंसेंटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक नाउन है। क्या है सर? नाउन। बूस्ट का मतलब होता है प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। इंसेंटिव का एक सिनोनिम समझ लो बूस्ट, ये भी एक नाउन है। कंड्यूसिव का मतलब होता है फैसिलिटेटिंग या एनकरेजिंग। ऐसी चीज़ जो फैसिलिटेट करे या एनकरेज करे किसी दूसरी चीज़ को, वो कंड्यूसिव हो जाती है उसके लिए। कंड्यूसिव एक एडजेक्टिव है, फैसिलिटेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आसान बनाना। एम्पेटस एक नाउन है, इसका मतलब होता है पुश, किसी भी चीज़ के लिए दबाव, है ना, एम्पेटस। मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ इन वर्ड्स को। इंसेंटिव आप जानते हो, माई कंपनी गेव मी एन इंसेंटिव, इस साल कंपनी ने मुझे एक इंसेंटिव दिया। दूसरा यहाँ देखो, कंपनी गेव अ बूस्ट टू माई सैलरी, कंपनी ने मेरी सैलरी को एक बूस्ट दिया। कंड्यूसिव का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया, कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ के लिए फैसिलिटेटिंग हो, जैसे स्टडी विथ फोकस इज कंड्यूसिव टू गुड रिजल्ट। फोकस के साथ किया हुआ स्टडी जो होता है वो कंड्यूसिव होता है, फैसिलिटेटिंग होता है, अप्रोप्रिएट होता है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। कंड्यूसिव के साथ में हमेशा टू आता है, ये आपको कई बार मैं एडिटोरियल्स में करवा भी चुका हूँ, है ना। अच्छा, ये एडजेक्टिव हो गया, फैसिलिटेट एक वर्ब होगी, एम्पेटस एक नाउन हो गया। अब मुझे देख करके बताओ यहाँ पे किस टाइप के वर्ड की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट एक नाउन है,
इसके पहले एन आया हुआ है। अब एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव ही आ सकता है। एनवायरनमेंट के साथ में दूसरा नाउन कैसे आ जाएगा? दो नाउन एक साथ आएंगे तो कंपाउंड नाउन बनाएंगे। कंपाउंड नाउन का कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए। गोल्ड प्लस में मेडल अगर साथ में आ जाएं तो इनका कंबाइंड एग्जिस्टेंस है। गोल्ड भी एक नाउन है, मेडल भी एक नाउन है, गोल्ड मेडल भी एक नाउन है। लेकिन एनवायरनमेंट इंसेंटिव कोई नाउन नहीं है, एनवायरनमेंट बूस्ट कोई नाउन नहीं है, एनवायरनमेंट एम्पेटस कोई नाउन नहीं है। कहने का मतलब सर नाउन तो इसके बाद में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद में वर्ब भी नहीं आ सकती। क्रिएट वर्ब का ऑब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। जब ये खुद ही ऑब्जेक्ट है एक वर्ब का तो ये अपनी वर्ब कैसे ले लेगा? तो वर्ब भी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे बचा सिर्फ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कंड्यूसिव बिल्कुल सेट बैठ रहा है यहाँ पे। ये मैंने लंबे तरीके से आपको करवाया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी लंबा तरीका अपनाओ। ये लंबा तभी उसी के लिए है जिसको ये सब वर्ड्स नहीं पता है ना। नहीं तो आप देखते ही बता दोगे सर ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है। नाउन का तो काम ही नहीं है यहाँ पे, नाउन ऑलरेडी रखा हुआ है। नाउन के साथ में दूसरा नाउन कैसे आएगा? वर्ब सर आ नहीं सकती। क्रिएट वर्ब का ऑब्जेक्ट है एनवायरनमेंट नाम का नाउन, तो वैसे भी वर्ब नहीं आ सकती। बचा क्या सर? एडजेक्टिव बचा। एडजेक्टिव है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब होता है एप्रोप्रिएट या फैसिलिटेटिंग। यहाँ पे उसको डाल देंगे। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बना? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें जो कंड्यूसिव हो, जो अप्रोप्रिएट हो, जो फैसिलिटेटिंग हो इनोवेशन के लिए, कुछ नई सोच को पैदा करने के लिए। आ गई बात समझ में? स्टडीइंग विद फोकस इज कंड्यूसिव टू गुड रिजल्ट्स, है ना। कंड्यूसिव प्लस में टू, ये फ्रेज हमेशा ऐसे ही चलता है। तो टू लगा हुआ है, इससे आपको और आइडिया मिल गया। चलो अब इस वर्ड को नोट कर लो कहीं डायरी में। कंड्यूसिव के ऊपर कभी जिंदगी में क्वेश्चन बनेगा तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि इसके साथ में टू आता है। कंड्यूसिव को कैसे यूज़ करना है इसके पे ऊपर एक सेंटेंस बना करके देख लो, है ना, आपकी लैंग्वेज में, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आगे आ जाओ। कह रहा है दिस इज़ पर्टिकुलरली पर्टिनेंट डैश फॉर इंडिया टुडे। कह रहा है ये जो है ना, ये खास करके पर्टिकुलरली एक पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलेवेंट, संबंधित, सही, है ना, मेल खाने वाला। कह रहा है ये सही एक रेलेवेंट या मेल खाने वाला इन्फरेंस, सस्पिशन, रैंगल, क्वेश्चन या परस्यूट है इंडिया के लिए आज। अब मुझे बताओ ये क्या चीज़ हो सकती है? ये पीछे जो क्या पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, सवाल ही है ना ये, तो क्वेश्चन नहीं डाल दूंगा मैं सीधे सीधे यहाँ पे। कह रहा है जो ऊपर हुआ है ना, जो अभी काम, वो एक खास रेलेवेंट क्वेश्चन है इंडिया के लिए आज। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ बैठ जाएगा। थोड़ी सी भी रीडिंग करते हो तो इसमें आपको अटकना नहीं है। अब आपके खाली आपकी नॉलेज के लिए बाकी वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इन्फ्रेंस का मतलब होता है लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल कंक्लूजन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आप करते हो अपने एग्जाम में, जिसमें आपको बताया जाता है ए बी की बाजू में बैठा है, बी सी की बाजू में बैठा है, बताओ। तो लॉजिकल कुछ कंक्लूजन आपको निकालना है ना, इन्फ्रेंस। सस्पिशन का मतलब होता है शक या मतलब शंका, है ना, डाउट। रैंगल का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। परस्यूट का मतलब होता है ख्वाहिश, और क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। तो ये एक बिल्कुल ही सही सवाल है आज के इंडिया के लिए, आज के भारत के लिए। आ गई बात समझ में? ना तो ये सही डाउट है, ना तो ये सही लॉजिक है, ना ये सही डाउट है, ना ये सही झगड़ा है, ये सवाल है, और ये सही ख्वाहिश नहीं है, ऊपर सवाल पूछा गया। आगे बढ़ो। चलो कह रहा मैसिव प्रॉब्लम्स इन हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। देखो कुड बी, कैन बी, शुड बी, कैंट बी और मे बी सॉल्व यूजिंग ए कन्वेंशनल अप्रोच एज। अब आगे कुछ और आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया ना, आप सोच लेना एसएससी के लिए आप रेडी हो। इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा हुआ है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट, मैसिव प्रॉब्लम जो हैं, एक तो हेल्थ के क्षेत्र में, है ना, एक एजुकेशन एटसेट्रा, इन दोनों के क्षेत्र में कह रहा है ये सॉल्व की जा सकती हैं। कुड बी सॉल्व या कैन बी सॉल्व, कर की सॉल्व जो है की जा सकती हैं, या शुड सॉल्व की जानी चाहिए, या सॉल्व नहीं की जा सकती हैं, या सॉल्व होने की आशंका है, मे बी सॉल्व। और कैसे? इस्तेमाल में लेते हुए एक कन्वेंशनल अप्रोच को, एक परंपरागत यानी कि पुरानी अप्रोच को। अब क्या लगाएं सर इसमें? सर लॉजिक और ग्रामर के हिसाब से तो कुड भी आ जाएगा, कैन भी आ जाएगा, शुड भी आ जाएगा, मे भी आ जाएगा और कैंट भी आ जाएगा। कुड बताता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को जो बहुत ही रिमोट हो, जिसके चांसेस बहुत कम हो। कैन बताता है थोड़ी सी अच्छी प्रोबेबिलिटी को। शुड का मतलब है चाहिए, होना चाहिए। कैंट कैन का बिल्कुल उल्टा है। और मे जो है, देखो सबसे पहले आता है कैन फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, फिर आता है मे, फिर आता है माइट और लास्ट में आता है कुड, ठीक है ना। तो ये पूरा एक अपने मतलब बेसिक में करवा चुका हूँ मैं आपको। कैन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मे उससे कम,
माइट उससे कम और कुड जो है सबसे कम, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने वाले वर्ड्स हैं। अब देखो चारों पांचों ही आ रहे हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चारों पांचों आ रहे हैं ना, तो आंसर तो एक ही है, और आंसर वो है जो इन चारों पांचों में सबसे अलग है। सबसे अलग है इनमें कैंट। आ रही बात समझ में? ये सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं ग्रामर के हिसाब से, लेकिन मीनिंग के हिसाब से एक ही आएगा, और वो कौन होगा? जिसमें नोट लगा होगा। क्योंकि नोट लगा हुआ है तो ये इन तीनों से अलग है, इन चारों से अलग है। और अगर ये सेट बैठ गया सेंटेंस में, ग्रामर के हिसाब से तो बैठ ही गया, अगर ये लॉजिक के हिसाब से भी बैठ गया तो यही आपका आंसर है। आगे बात समझ में? तो मैं यहाँ पे डी को अपना आंसर मान रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये चौथा पांचवां डालेंगे तब पता लगेगा, ठीक है? तो कह रहा है ये जो मैसिव प्रॉब्लम्स है हेल्थ में और एजुकेशन में एटसेट्रा में, इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, कैंट बी सॉल्व। और कैसे? इस्तेमाल में लेकर के कन्वेंशनल अप्रोच को, एक परंपरागत तरीके को। कह रहा है क्योंकि, अब देखो एज से क्योंकि, रीजन भी बताएगा ये। कह रहा है क्योंकि दे नेसेसरी रिक्वायरमेंट, नीड्स, रिक्वायर्स या नेसेसिटेट creative and innovative solutions that can ensure radical change and dash। बिल्कुल बैठ गया ना, बिल्कुल सेट। तो कन्वेंशनल अप्रोच से कैंट बी सॉल्व्ड, ये कैंट बिल्कुल ठीक है। और क्यों? क्योंकि उनको कुछ होता है यहाँ पे, ये सही वर्ड डालेंगे अपने यहाँ से, क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस, है ना, जो कि इंश्योर कर सकते हैं बड़े बड़े बदलावों को, रेडिकल चेंजेस को, और इस तरह की एक चीज़ को। अब बताओ चौथे में क्या आएगा? एज कंजंक्शन आ रही है मेरे भाई। एज का मतलब है यहाँ पे बिकॉज, बिकॉज है, एज है, सिंस है ना। अच्छा इनकी जगह और भी है ना, ऑन अकाउंट ऑफ है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं अपने, ये एज के बाद में जो क्लोज आया है, क्लोज में सब्जेक्ट दिया गया दे की एक वर्ब चाहिए आपको, आगे नाउन रखा हुआ है क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन नाउन है, क्रिएटिव और इनोवेटिव एडजेक्टिव है। तो वर्ब कहाँ गई? आपको चाहिए यहाँ पे वर्ब। अब देखें इन चारों पांचों को। नेसेसरी एक एडजेक्टिव है, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, नेसेसरी से ही वर्ब बनती है नेसेसिटेट, किसी चीज़ का ज़रूरी होना। रिक्वायर्स एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ज़रूरी होना। नीड्स एक वर्ब है, इसका मतलब है ज़रूरत होना। रिक्वायर से ही, वर्ब से ही रिक्वायरमेंट, पीछे मेंट लगा हुआ है, एक नाउन बना हुआ है, इसका मतलब है ज़रूरत। ये वर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे सब। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जब तक नहीं पकड़ा इंग्लिश में परेशान रहोगे। डिक्शनरी खोल लो, नेसेसरी वर्ड को डालो, दिखाएगा आगे कि ये एडजेक्टिव है। इसके साथ में एक नाउन आपको चाहिए होगा, बिना नाउन के यूज़ नहीं होगा, है ना। और नेसेसरी की डिराइव्ड फॉर्म होगी नेसेसिटेट, यानी कि एक वर्ब। रिक्वायर से रिक्वायर्ड बना हुआ है, रिक्वायर से रिक्वायरमेंट बना हुआ है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये नीड्स भी एक वर्ब है। तो वर्ब चाहिए तो वर्ब नीड्स आएगी, रिक्वायर्स आएगी या नेसेसिटेट आएगी। अब मुझे बताओ तीनों में से कौन सी वर्ब चूज़ करेंगे? सर दे के साथ में तो प्लूरल वर्ब आएगी, पीछे वाला एस नहीं लगा सकते। नेसेसिटेट, क्योंकि वो नेसेसिटेट करते हैं, उनको ज़रूरत होती है इस टाइप के सॉल्यूशंस की। बड़े आगे, थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी सी रीडिंग, बहुत आसान है। एसएससी का पेपर 2 कौड़ी का है ना। एसएससी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस को किया कैसे जाए। 2 कौड़ी के क्वेश्चंस हैं, सबको आते हैं, है ना। कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आते, बाकी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो तो 60% ऐसे हैं जो कि पेपर को फोड़ देंगे। दिक्कत सारी यही है कि किसकी रीडिंग अच्छी है, किसका नॉलेज अच्छा है, और किसने कितने मॉक दिए हैं। अगर 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो मेंस में, जिसमें से 160 170 सही हो रहे हैं, श्योर आपका मेंस क्लियर हो जाता है। चलो आगे बढ़े। एज दे नेसेसिटेट, वर्ब आ गई प्लूरल। तो क्योंकि उनको ज़रूरत होती है इस टाइप के सॉल्यूशंस की। अब सॉल्यूशंस कौन से? दैट कैन इंश्योर, जो कि इंश्योर कर सकते हैं बड़े बड़े बदलावों को और इस तरह की चीज़ों को। अब 5वीं चीज़ कौन सी है भाई? प्लंज को, ओवरहोल को, स्कर्मिश को, कन्फ्लैग्रेशन को या हैवक को। सबसे पहले देखेंगे एंड से पहले क्या आ रहा है। एंड से पहले आ रहा है चेंज, यानी कि नाउन। एंड के बाद भी आएगा एक नाउन मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। रेडिकल चेंज को और इस तरह की एक चीज़ को वो इंश्योर करेंगे। इंश्योर वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट है चेंज, दूसरा ऑब्जेक्ट है एंड कंजंक्शन के बाद दूसरा नाउन। प्लंज भी एक नाउन है, प्लंज का मतलब होता है गोता, किसी चीज़ में गिरावट। ओवरहोल भी एक नाउन है, ओवरहोल का मतलब होता है रिनोवेशन। रिनोवेशन जानते हो ना, मरम्मत, किसी चीज़ को नवीनीकरण, किसी चीज़ को नया कर देना, रिनोवेट कर देना। ओवरहोल मतलब रिनोवेशन, मरम्मत। स्कर्मिश भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है झड़प, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। इसको शो डाउन भी बोल सकते हैं, स्कर्मिश किसी से झड़प। कन्फ्लैग्रेशन भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल सिचुएशन या फायर, कहीं पे आग लगी है जिसको नहीं समेट पा रहे हो, वो भी कन्फ्लैग्रेशन है। कोई ऐसी ज़रूरत, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको नहीं समेट पा रहे हो, वो भी कन्फ्लैग्रेशन है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल फायर और सिचुएशन इज कॉल्ड अ कन्फ्लैग्रेशन।
लास्ट में हैवोक, ये भी एक नाउन है। हैवोक का मतलब होता है अराजकता, है ना, एनार्की, पेंडेमोनियम, बहुत अच्छे से इसका वर्ड है अपने पास एक सिनोनिम, मेहम, ठीक है, एनार्की। ये सारे वर्ड्स करवाता हूँ आपको एडिटोरियल में, एनार्की, हैवोक, पेंडेमोनियम, डिसऑर्डर, है ना, डिसएरे। तो भाई सभी के सभी नाउन्स हैं, अब मीनिंग निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो कि एक तो चेंज को लेके आए, दूसरा किसी गिरावट को लेके आए, सर गिरावट को तो नहीं लाना, किसी बहुत बड़ी अराजकता को लेके आए, सर अराजकता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या किसी झड़प को लेके आए, कंपनी में झड़प का क्या काम है, अच्छा किसी मरम्मत को लेकर के आए, किसी रिनोवेशन को लेकर के आए, हाँ बिल्कुल, बदलाव और मरम्मत की तो ज़रूरत है, ओवरहॉल की तो ज़रूरत है। अच्छा किसी आग को लेकर के आए, किसी दोजक की, किसी नरक की आग को लेकर आए, बिल्कुल नहीं। आया मीनिंग से समझ में? क्या चाहिए? बदलाव और मरम्मत चाहिए, ओवरहॉल चाहिए, ठीक है। ओवरहॉल एक नया वर्ड होगा शायद आपके लिए, एडिटोरियल में बहुत बार आया है। ओवरहॉल का सीधा सा मीनिंग है कहीं पे रेनोवेशन, है ना, मरम्मत करना, किसी चीज़ को नया बनाना। चलो आगे आ जाओ 6 पे। कह रहा देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू इंडियाज चैलेंज, लेवरेज, एडवांटेज, फेवर और क्रेडिट। कह रहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंडिया के इन सब चीज़ों में। तो एक अपने पास है ना फ्रेज है इंग्लिश में, टू समन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे हर लुक्स आर टू हर एडवांटेज, उसके लुक्स उसके लिए एडवांटेज की तरह काम करते हैं, टू हर एडवांटेज, है ना। या हर फूलिशनेस इज टू हर डिसएडवांटेज। आई बात समझ में? टू समवंस पॉजेसिव प्लस में एडवांटेज या डिसएडवांटेज, ये फ्रेज है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश ठीक से पढ़ते हो, रीडिंग करते हो, तो टू समवंस एडवांटेज ये फ्रेज आपने 10वीं बार सुना होगा, पढ़ा होगा। आप सीधे ही बता दोगे अपने मन से कि सर यहाँ पे टू समवंस एडवांटेज आना चाहिए, ठीक है। अच्छा फेवर के साथ में क्या लगता है? फेवर में लगता है इन समवंस फेवर, ठीक है। फेवर आ जाता अगर यहाँ पे इन होता। शी गेव अ स्टेटमेंट इन माई फेवर। आई बात समझ में? उसने एक स्टेटमेंट दी मेरे फेवर में। फेवर तो आप समझते हो ना, किसी की तरफदारी करते हुए। अच्छा टू समवंस क्रेडिट भी होता है, टू समवंस क्रेडिट भी होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है किसी की बदौलत। कई सारे फैक्टर्स हैं इंडिया की बदौलत नहीं सर, कई सारे फैक्टर्स हैं इंडिया की एडवांटेज में। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ एडवांटेज, इंडिया की बदौलत नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आई गॉट दिस जॉब टू योर क्रेडिट, मुझे ये नौकरी मिली आपकी वजह से, आपकी बदौलत। तो टू इंडियाज़ क्रेडिट हो सकता है, ग्रामर के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन इंडिया की बदौलत फैक्टर्स नहीं है। फैक्टर्स हैं इंडिया के लिए, इंडिया की एडवांटेज में या फिर डिसएडवांटेज में, अगर यहाँ पे लिखा होता तो। समझ में आ गई बात? तो इन फेवर, इन समवंस फेवर, टू समवंस क्रेडिट, ये भी एक फ्रेज है। टू समवंस एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये भी एक फ्रेज है। अच्छा चैलेंज के लिए फोर लगाया जाता है, देर आर सेवरल चैलेंजेस फॉर मी, बहुत सारे चैलेंज है मेरे लिए, है ना। तो फोर होता तो इंडिया चैलेंज थोड़ा सा सेट बैठ सकता था। अच्छा लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज ही, लेकिन लेवरेज है ना इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता। लेवरेज होता है जैसे मैं बोलता हूँ आपको, शी हैज़ लेवरेज ऑफ हर ब्यूटी, उसके पास लेवरेज है, एडवांटेज है अपनी ब्यूटी की। तो टू इंडियाज लेवरेज ऐसे ही फ्रेज बनेगा ही नहीं कभी, टू समवंस एडवांटेज ही बनता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब वोकैब का कम है और स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो टू इंडियाज एडवांटेज यहाँ पे मैं लगा करके आऊँगा। क्रेडिट सही बैठ सकता था लेकिन मीनिंगफुली गलत है। टू इंडियाज क्रेडिट का मतलब होता है इंडिया की बदौलत, है ना। और इन इंडियाज फेवर अगर ऐसा लिख देते तो ये फेवर वाला बिल्कुल सही हो जाता, टू की जगह पे इन होता था। चलो फॉर इंडिया चैलेंज एंड लेवरेज के साथ में इन टू नहीं आता। बड़े आगे आ जाओ 7 पे। कह रहा अब देखो वो बता रहा है क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो आगे आपको पीछे जो क्वेश्चन आप डाल रहे हो ना, बना रहे हो, अगली लाइन जो है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। मान लो यहाँ पे अपने कुछ और डाल दिया, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता, 5वां 6वां ऑप्शन होता डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेज। आपको पता है कि सर एडवांटेज भी आ सकता है डिसएडवांटेज भी आ सकता है। अब ये चेक करेगा अगला सेंटेंस कौन सा बढ़ेगा यहाँ पे, है ना। अगला सेंटेंस देखो आपको खुद ही पता लग जाएगा पिछले वाले में क्या आना चाहिए था। कह रहा है बहुत कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज या ना के बराबर ही कंट्रीज हैं, हैव द रिच डाइवर्सिटी, जिनके पास ऐसी विविधता है, डाइवर्सिटी है, दैट इंडिया और इट्स लार्ज यंग पॉपुलेशन इज प्रिवेल्स, एंडोर्स, टेक्स प्लेस, एंजॉयड या ब्लेस्ड विथ। कह रहा बहुत ही कम कंट्रीज है दुनिया में जिनके पास ऐसी रिच डाइवर्सिटी है, विविधता है ना, वैरायटी है, जो इंडिया या फिर इसकी लार्ज यंग पॉपुलेशन जो है वो डैश विद है। अब बताओ क्या लगाया जाए। देखो
सारे वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, फिर आपको मैं बता दूंगा क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से दोनों से। इन्जॉयड मतलब इन्जॉय किया। ब्लेस्ड का मतलब है ब्लेस दिया, ब्लेस दिया, किसी को आशीर्वाद दिया। टेक प्लेस का मतलब है अकर होना, घटित होना। प्रीवेल एक वर्ब है, इसका मतलब होता है डोमिनेट करना, प्रचलन में होना, ठीक है, डोमिनेट करना या प्रचलन में होना, हावी होना या प्रचलन में होना, प्रीवेल करना, है ना। प्रीवेल का एक और मीनिंग होता है जीत जाना, जीत जाना, अच्छाई की बुराई पे जीत, तो द ट्रूथ प्रिवेल्स द लाई, है ना, सच्चाई की झूठ पे जीत हुई है, तो ट्रूथ प्रिवेल्स द लाई। लास्ट में एक एंडो, एंडो का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना, है ना, एंडो। एंडो वर्ड बना है मैरिज से। जैसे ही किसी लड़की की शादी होती है ट्रेडिशनल मैरिज के अंदर, वो एंडोर्ड हो जाती है। एंडोर्ड का मतलब है अब उसकी जिम्मेदारी उसके पति पे आ जाती है, उसको सपोर्ट मिल जाता है अपने पति का, है ना, हर तरीके से अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। तो एंडोर्ड वर्ड का मतलब भी यही होता है किसी से शादी करके उसको डिपेंडेंट बन जाना, है ना, ये एक लीगल वर्ड भी है एंडोर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लगाया जाए कि बहुत ही कम कंट्रीज हैं दुनिया में जिनकी ऐसी रिच डाइवर्सिटी है जैसे कि इंडिया, और इसकी लार्ज पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन है जैसे कि इंडिया जो है उससे वो है। अब इंडिया क्या हो सकता है अपनी यंग पॉपुलेशन से? जीत सकता है, प्रिवेल कर सकता है, यंग पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, यंग पॉपुलेशन को अकर कर सकता है, यंग पॉपुलेशन को एंजॉय कर सकता है, या यंग पॉपुलेशन से ब्लेस्ड विद हो सकता है। ब्लेस्ड विद होने का मतलब होता है यहाँ पैसिव वॉइस में यंग पॉपुलेशन का वरदान मिला हुआ इंडिया को। आपने कई बार सुना होगा वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, हमें एक बेबी बॉय का वरदान मिला, है ना, भगवान ने हमारे घर पे एक बच्चा भेजा। वी आर ब्लेस्ड विद दिस थिंग, है ना, शी इज़ ब्लेस्ड विद हर लुक्स, ही इज़ ब्लेस्ड विद हर जो है हिज जो है विजडम, है ना। तो ब्लेस्ड विद होना मतलब किसी चीज़ का वरदान आपके पास होना, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। बाकी ये सारे सेट भी नहीं बैठेंगे, एक ही सेट बैठेगा और इसका मीनिंग भी सेट बैठ रहा है। तो बहुत ही कम दुनिया में ऐसे देश हैं जिनकी ऐसी रिच डाइवर्सिटी है, जैसी रिच डाइवर्सिटी का वरदान इंडिया की यंग पॉपुलेशन से ब्लेस्ड विद है, इंडिया की यंग पॉपुलेशन को मिला हुआ है। आगे बात समझ में? अच्छे लेवल का पेपर है आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th हो गया, ब्लेस्ड विद आएगा यहाँ पे, बाकी सब नहीं बैठेंगे। हाँ, एंडोर्ड विद आ सकता था। अगर आप किसी को ऐसा बोल रहे हो ना, वी आर ब्लेस्ड विद दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप ऐसा ही बोल सकते हो, वी आर एंडोर्ड विद दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंडोर्ड ना कि एंडोज। एंडोज का मतलब होता है सपोर्ट करना, यहाँ पे आपको पैसिव में चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल दीज डैश इनोवेशन पॉलिसी इंटरवेंशंस सर्टेन एडिशनल स्टेप्स आल्सो रिक्वायर्ड। कह रहे जहाँ पे ये सब चीज़ें ऊपर वाली, ये सब चीज़ें, कह रहे जहाँ पे ये सब चीज़ें पॉलिसी इनोवेशन पॉलिसी इंटरवेंशन को कुछ ऐसा करती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब चीज़ें, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे आएगी उसकी वर्ब, और वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे इनोवेशन पॉलिसी इंटरवेंशन, ठीक है, वर्ब चाहिए। कह रहे जहाँ पे ये सब चीज़ें इस काम को करती हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन को, कह रहे फिर भी, अब देखो कोमा लगा हुआ है, वाइल और कोमा लगा हुआ है, मतलब कॉन्ट्रास्ट को बताया जा रहा है। कह रहे फिर भी कुछ स्टेप्स जो हैं एडिशनल, उनकी ज़रूरत होगी। अब आप अपना खुद का दिमाग लगाओ, वाइल और कोमा लग गया तो कॉन्ट्रास्ट आएगा। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा सेंटेंस है कि जहाँ पे ये सब चीज़ें इनोवेशन पॉलिसी इंटरवेंशन को बड़े अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, है ना, बड़े अच्छे से सपोर्ट कर लेती हैं, वहीं पे उसके बावजूद हमें कुछ सर्टेन एडिशनल स्टेप्स की ज़रूरत रहेगी, इनके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। आई बात समझ में? वाइल देखते ही समझ जाना चाहिए स्टार्टर को, कनेक्टर को, कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। वाइल ही इज़ ए पुअर मैन, कॉमा ही हैज़ एन ऑडी कार। मैं आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाने की बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट ऐसे दिखाया जाता है ना। कुछ भी बना लो, किसी भी चीज़ का वाइल लगा के, कोमा लगा के, उसको कॉन्ट्रास्ट में दो चीज़ों को अलग अलग एक दूसरे का उल्टा दिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ सर? ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से पॉलिसी इंटरवेंशन को कुछ करेंगी। अब बताओ क्या करेंगी? इन वर्ब्स में से कौन सी वर्ब आप यूज़ करोगे? अंडरस्कोर करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। आई थिंक एडिटोरियल पढ़ते हो तो 5000 बार इस वर्ड को कर चुके हो। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। इम्पेरिल का मतलब होता है खतरे में डालना, इम प्लस में पेरिल, इसको एंडेंजर भी बोलते हैं, आर्टिकल्स में आता है, एडिटोरियल्स में बहुत बार। हिंडर का मतलब होता है रोकना, रुकावट खड़ी करना, और बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है।
अब मुझे बताओ ये सब चीज़ें सपोर्ट ही करेंगी ना, एडिशनल स्टेप सही है, जहाँ ये सपोर्ट करती हैं वहीं कुछ और स्टेप्स की हमें ज़रूरत है। तो या तो सपोर्ट आएगा बोल्स्टर से या सपोर्ट आएगा अंडरगर्ड से, लेकिन नाउन है सब्जेक्ट आपका प्लूरल, यहाँ पे प्रोनाउन, तो यहाँ पे अंडरगर्ड्स नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा बोल्स्टर। आगे बात समझ में, बोल्स्टर जहाँ पे ये सब सपोर्ट करती हैं, बोल्स्टर करती हैं, अंडरगर्ड करती हैं, प्रमोट करती हैं, वहीं पे कुछ और स्टेप्स की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी ग्रामर, बाकी सारा काम आपका ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब बताएगा कौन से एडिशनल स्टेप चाहिए हमें भाई, कह रहा है दीज इंक्लूड, अब ये स्टेप्स में शामिल है, क्या क्या शामिल है, डेबिलिटेटिंग, लिटल, पीटरिंग आउट, टारगेटेड या फेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय, अब यहाँ पे कुछ और लगाओगे, अलोंग विद, बिसाइड, नाइदर या स्टेट एंड सेंटर और बोथ। चलो अगला बाद में देखेंगे, पहले नोवा देखते हैं। कह रहा है इन स्टेप्स में, एडिशनल स्टेप्स में हमें क्या क्या चाहिए, पहली चीज़ इसमें शामिल है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर। अब देखो एडिशनल स्टेप्स चाहिए हमें इंडिया के अच्छे भलाई के लिए, तो वो स्टेप्स किस तरह के होंगे, ऑफकोर्स अच्छे स्टेप्स होंगे। अगर वो स्टेप अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट को, अच्छी इन्वेस्टमेंट की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। डेबिलिटेटिंग एक एडजेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट को मॉडिफाई करेगा, लेकिन डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है कमज़ोर बनाने वाला, आपको अपाहिज बनाने वाला। आई हैव अ डेबिलिटेटिंग पेन इन माई फीट, मेरे पाँव में एक अपाहिज बनाने वाला दर्द मुझे हो रहा है। आई बात समझ में, क्रिपलिंग, डेबिलिटेटिंग, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो क्या इन्वेस्टमेंट डेबिलिटेटिंग चाहिए क्या हमें, नहीं सर, हमें तो अच्छे स्टेप्स चाहिए, सर्टेन एडिशनल अच्छे स्टेप्स हमें लाने हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, कुछ अच्छी टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो डेबिलिटेटिंग जो वर्ड है सर, इसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, डेबिलिटेटिंग जो आपको अपाहिज बना दे। पीटरिंग आउट मतलब कम पड़ता हुआ, अगेन एक नेगेटिव वर्ड है। लिटिल मतलब ना के बराबर, अगेन एक नेगेटिव वर्ब है। फेंडिंग ऑफ मतलब अवॉइड करने वाला, अरे अगेन एक नेगेटिव वर्ड है, फेंड ऑफ करना, अवॉइड करना। टारगेटेड मतलब जो पूरे फोकस के साथ में प्रिसाइजली टारगेटेड हो, ये बिल्कुल सही है। तो एडिशनल स्टेप यही है कि हमें टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, अच्छा काम यही कर सकते हो। डेबिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट कर दी तो अपाइज हो जाओगे, लिटिल कर दी तो ना के बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, अवॉइड करने वाली। और पीटरिंग आउट का मतलब है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो धीमे धीमे कम होती जाए, है ना, ऐसी हमें नहीं चाहिए। अब देखो ये किसके द्वारा होगी, बाय लगा के बता रहा है। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, बिसाइड्स द गवर्नमेंट द प्राइवेट सेक्टर, सेंटर एंड स्टेट द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, और बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। बहुत आसान है, बोथ और एंड का मिक्सचर मिल गया, बोथ और एंड का मिक्सचर मिल गया, इन्वेस्टमेंट होगी दोनों के द्वारा, बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। सवाल सिर्फ दिमाग में ये आना चाहिए सर, बोथ के साथ में एंड तो आता है, लेकिन एंड बिना बोथ के भी तो आ जाता है, क्या ज़रूरत है यहाँ पे बोथ लगाने की, बोथ को निकाल दो। मैं तो इन चारों में से एक लगाऊंगा, तो लगा के देख लो। मान लीजिए यहाँ पे सेंटर और स्टेट लगाया जाए, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर और स्टेट लगाया जाए, तो डेवलपमेंट बाय जो होगी वो सेंटर और स्टेट द गवर्नमेंट के द्वारा होगी या फिर द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगी। सर द पहले आता है नाउन के, बाद में नहीं आता है। द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट लिखोगे तब तो ठीक है, सेंटर और स्टेट के बाद में द नहीं आ सकता। आगे ना बात समझ में। तो ये आपका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं बैठेगा, बहुत तो बैठा हुआ नहीं बैठेगा। अब देखो नीदर लगा रहे हो तो यहाँ पे नोर आएगा, एंड का मतलब ही नहीं है। नीदर द गवर्नमेंट और नोर द प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं बनता, नोर आना चाहिए ना यहाँ पे, एंड से तो बनेगा नहीं। बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, अरे पहले जो आना चाहिए उसकी बात तो करो, फिर साथ ही साथ वाले की बात होती है। बेरा ही बिसाइड्स हर, है ना, वो साथ ही साथ उसके, तो पहले ही की बात होगी फिर बिसाइड्स वाले की बात होगी। और बिसाइड्स और लॉन्ग विद एक ही बात करते हैं, साथ ही साथ की। साथ ही साथ वाली चीज़ पहले नहीं आती, बाद में आती है। जैसे मैं आपको बोलूँ आई रन टू बिजनेसेस बिसाइड्स अ पोल्ट्री फार्म, ठीक है। मैं दो बिजनेसेस को रन करता हूँ साथ ही साथ एक पोल्ट्री फार्म के। अगर मैं ऐसा लिखूँ इस सेंटेंस को, आई रन बिसाइड्स अ पोल्ट्री फार्म टू बिजनेसेस, ठीक बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। और एंड तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए बिसाइड्स के साथ में, अलॉन्ग विद के साथ में। समझ गए ना मेरी बात को? तो इस तरह से दोनों बिल्कुल गलत है। पहले जो चीज़ की जाती है वो बताई जाती है, फिर बताया जाता है साथ ही साथ इसके मैं ये भी करता हूँ। नीदर का कनेक्शन नहीं है, सेंटर और स्टेट है, इनके बाद में द नहीं आएगा, पहले आएगा द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट। और बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल सेट है।
चलिए यही रैपअप करेंगे सेशन को। आई थिंक आधे घंटे का हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा क्विज था ये, है ना? बिल्कुल मेंस लेवल का है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो मेंस के लिए तो आपको पता होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आप मेंस में देखते हो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन साइनिंग। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा उठा सकते हैं बैंकिंग, एसएससी और राइटिंग स्किल्स तीनों का। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर से पहले नहीं आना है कोर्स लेने। कोर्स लेने के लिए तब आना है जब आप पेपर की तैयारी करते हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले। ढंग से लोगे तभी फ़ायदा मिल पाएगा। ये क्वेरी के लिए नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। मेरी टीम से बात करो अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो। अंटिल देन साइनिंग आउट।